Hello everyone, welcome to Chemistry Academy for ITJ and NEET. This is the sixth episode of Feather in the Hat series and is in continuation with our episode 5 in which we discussed about different Olympiads and IIT with my student Dhey Sankalp Gandhi. लेकिन कुछ लोगों के अचीवमेंट और उनसे बातचीत का सिलसिला शायद सीमित समय में बांधना मुश्किल होता है, इसलिए वी डेफिनेटली फेल द नीड फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड ऑल्सो विथ ध्येय। लास्ट एपिसोड में हमारा जो मेन बातचीत का फोकस था वो उनके 8 से लेके 12th तक की जर्नी पर था, जिसमें अलग अलग ओलंपियाड्स में अपीयर होते हुए, सफल और असफल होते हुए, फाइनली केमिस्ट्री ओलंपियाड में he bring laurels to our country. He also secured All India rank 103 in IITJ that year. लेकिन तब तक ध्येय को MIT की तरफ से confirmation letter for admission in undergrad courses for chemistry मिल चुका था. But उसके बावजूद भी to gauge his preparation he appeared for IIT and got All India rank 103. ये पिछले एपिसोड की बातचीत लगभग यहीं पर हमने ख़त्म कर दी थी. आज इस एपिसोड में हमारा जो मेन फोकस है वो ध्येय से ये जानने का है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई बच्चा आगे पढ़ना चाहता है तो कैसे वहाँ जा सकता है, ध्येय वहाँ कैसे पहुँचा। अब वो जब रॉकफेलर यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में पीएचडी के लिए सिलेक्ट हो चुका है, तो what are his future plans? What are the topics he is interested in completing his PhD in? तो आइए स्वागत करते हैं हम ध्येय संकल्प गांधी का। वेलकम अगेन टू अवर चैनल। हेलो। एंड एज वी सेड कि हमें एक और बार तुम्हारा करीब करीब 1 घंटा चाहिए होगा, सो हियर वी आर। आज हम लोग जो है मेनली तुमसे जो जानना चाह रहे हैं वो चीजें हैं फ्रॉम इंडिया टू MIT का सफर। इस पर तुम्हारी जर्नी एज वेल एज सम गाइडेंस फॉर अवर फ्यूचर एस्पिरेंट्स। सो सबसे पहले तो जहाँ तक मेरी मेमोरी है या मैं कहूँ कि इस सिलसिले की शुरुआत अगर हम, क्योंकि उस समय हम कोटा में थे, वहां से शुरू करें तो मेरे ख्याल से 2014 जेई टॉपर चित्रांग मुर्दिया वाज द फर्स्ट पर्सन वी हर्ड ऑफ कि ही मूव फ्रॉम IIT मुंबई टू MIT। उसके बाद तो खैर काफी लोगों का सिलसिला हमने सुना, बट मैंने शायद सुना है ऐसा, या मे बी तेरे से ही पता चला हो कि ऑन एन एवरेज इंडिया से 5 ही कैंडिडेट हर साल जो है वो अप्रॉक्स, हाँ, मतलब वो प्लस माइनस करके हाँ, ऑफ कोर्स एवरेज। अप्रॉक्स, मतलब रफली हम बात करें, एवरेज आउट करें अलग अलग सालों में, तो करीब करीब 5 के आसपास कैंडिडेट्स, कभी 4 भी हो सकते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारे साल में इट वाज 3 कैंडिडेट्स जिन्हें हम शायद जान रहे हैं, स्तुति। हमारे साल में 3 जो थे, मैं, निशांत और स्तुति और वगैरह। मतलब ऐसे कुछ लोग ट्रांसफर में आते हैं, ट्रांसफर एज इन जो लाइक 1 साल कहीं और करके फिर MIT ट्रांसफर करता है, और कुछ लोग जो होते हैं जो डायरेक्ट मतलब सीधा 12th के बाद ही आ जाता है। तो ऐसा सब अच्छा, दोनों ऐड करके 5 हो जाता है, तो 2-3 इधर से, 1-2-3 उधर से, ऐसा करके। हाँ, मतलब ऑन एन एवरेज हर साल 5 ही लोग पहुंचते हैं। सो इट्स अ टफ जर्नी एंड बहुत अर्ली स्टेज से तो तुमने स्टार्ट कर दी थी फॉर ओलंपियाड एंड ऑल दिस प्रिपरेशन। लेकिन व्हाट वाज योर फर्स्ट मेमोरी? ये MIT शब्द जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अगर हम देखें तो बच्चों को क्या पता होता है कि भाई बहुत कमाना है, बड़ा बड़ा इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर, राइट? अब तो खैर एवेन्यूज बहुत एक्सपैंड होते जा रहे हैं और लोग अलग अलग करियर्स को भी समझ रहे हैं और अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बट टिल योर टाइम ऑल्सो इट वॉज नॉट द सीन। आज से 5-7 साल पहले भी ऐसा सीन नहीं था, ये बढ़ रहा है अभी, बट उस समय नहीं था। सो मुझे ये बताओ कि कब पहली बार, कहाँ तुम्हारी जो फर्स्ट मेमोरी ऑफ दिस वर्ड MIT है, वहां से शुरू करो। तो ये एक्चुअली मेरे पापा के एक जो दोस्त थे, वो जब आई थिंक बहुत पहले की बात है, लाइक मैं शायद 8-10 साल का रहूंगा, तो उस टाइम पे वो कहीं गए थे US बिजनेस ट्रिप पे कहीं ऐसा। तो वो ऐसे उन्होंने MIT हार्वर्ड वगैरह का ऐसे एज अ पार्ट ऑफ द टूर उन्होंने टूर किया था। काफी पॉपुलर टूरिंग लोकेशन है, मतलब हम भी जब थे वहां पे तब भी लोग टूर पे आते थे ऐसा देखने के लिए, बिकॉज इतना मतलब फेमस यूनिवर्सिटी ऐसा, तो लोग कि क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। तो उधर उन्होंने आके फिर मतलब बाद में पापा को बात की थी, और फिर पापा ने घर पे बताया था कि ऐसा यूनिवर्सिटी है, और कुछ तो उन्होंने तारीफ की थी, उनकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि जैसे हमारा पूरा 2-3 घर मिला लो साथ में मेरे साइज के घर, तो तब तो उनकी लाइब्रेरी है ऐसा करके। और मतलब ऐसे काफी तारीफ सुनी थी उस टाइम पे, तो तब ऐसा लाइक
और एक और भी थोड़ा बहुत तो आइडिया था ही कि रिसर्च के नाम मामले में एमआईटी का नाम लाइक वर्ल्ड में नंबर 1 पे है अभी लाइक करंटली, और बहुत सालों से, बल्कि पिछले 10-15 साल से उसका नाम काफी टॉप पे है। तो मतलब थोड़ा बहुत आइडिया था कि वो है, और बचपन से थोड़ा रिसर्च में जाने की तो इंटरेस्ट था मेरे को, तो उस टाइम से थोड़ा बहुत था दिमाग में, पर बाद में मतलब आगे तो फिर अभी और बात करेंगे कि कैसे गए और मतलब कैसे अप्लाई किया वगैरह। राइट, राइट। तो ये बहुत ही मतलब डिफरेंट चॉइस थी, आई वुड से, बिकॉज यू ऑलरेडी हैड अ वेरी गुड आईआईटी का स्कोर। ऐसा भी नहीं है कि कोई अच्छी ब्रांच यहाँ नहीं मिल रही, सो तब हम जागे नहीं। फ्रॉम द वेरी अर्ली, एज फार एज आई कुड रिमेम्बर, यू ऑलवेज हैड एन एस्पिरेशन फॉर रिसर्च, और उस डायरेक्शन में एकदम सही जगह जाने की कोशिश इतनी अर्ली एज में शुरू करना इज रियली कमेंडेबल। बहुत अच्छी बात है। दैट इज ऑसम। दूसरा क्वेश्चन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे वाई ओनली एमआईटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। सो डिड यू अप्लाई फॉर अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल एंड एज अ बैकअप प्लान, और इट वाज ओनली एमआईटी फॉर श्योर? तो अब ये था कि अब एडमिशन जैसे दो फेजेस में होता है यूएस यूनिवर्सिटीज का। एक होता है जो अर्ली एडमिशन फेज होता है, जो मतलब अगस्त से लेकर नवंबर तक हो जाता है, और जो बाद में एक लेट एप्लीकेशन फेज होता है जो लगभग जनवरी तक जाता है। और उसमें होता है कि अर्ली में एक्चुअली एक में ही कर सकते हैं, उस टाइप का रूल होता है, और बाद में अगर एक पहले अर्ली में आपकी जो फर्स्ट चॉइस में आपको नहीं मिला, तो फिर रेगुलर में आप मल्टीपल में भी कर सकते हो ऐसा। तो अब मेरे को पहले से एमआईटी का इच्छा था, मैं लगभग 8 9 10 से ही मैंने सोच लिया कि रिसर्च में इतना नाम आ गया, टेक्नोलॉजी के मामले में इतना बढ़िया उधर एनवायरनमेंट है, तो मतलब जो अर्ली में जो एक चॉइस जो मिलता है उसमें मैंने एमआईटी में किया था। तो मेरे को एक अर्ली चॉइस में मतलब एक यूनिवर्सिटी का हाँ चॉइस, एक ऐसा? हाँ एक हाँ ओके। एग्जैक्टली एक यूनिवर्सिटी का चॉइस। और फिर अगर अर्ली में नहीं मिला तो रेगुलर जो सेकंड जो राउंड होता है जो जनवरी वाला, उसमें आप मल्टीपल में कर सकते हो। ओके। तो बेसिकली तो अर्ली में ही मैंने सिर्फ एमआईटी ही किया था, और जब एमआईटी मिल गया अर्ली में, तो फिर उसके बाद मतलब बाद में और कुछ सोचने का पॉइंट ही नहीं था, क्योंकि अब जो हो गया है उधर एडमिशन मिल गया है, तो फिर उसके बाद तो मतलब रेगुलर में मैंने कहीं पे अप्लाई नहीं किया था। ओके। एंड प्लीज शेयर अस अबाउट द प्रोसेस। जैसे अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद वहां जाना चाहते हो, लेकिन विदेश जाने के नाम से पहले एक जो एक जनरल परसेप्शन है कि भाई, अगर आप वहां 4 साल बच्चे को पढ़ाते हैं तो रफली अराउंड 1.5-2 करोड़ का खर्चा हो हाँ, जाएगा। एंड आई थिंक इट इज नॉट द केस विथ यू। यू हैव पेव्ड योर ओन वे। तो क्या प्रोसेस है और कैसे हम वहां जा सकते हैं? प्रोसेस मतलब एक होता है कि लाइक एप्लीकेशन, पर एप्लीकेशन से पहले भी मतलब 3-4 साल से प्लानिंग चल रहा था। मैं जैसे मैंने बताया कि 8 9th के आसपास सबसे पहले तो मैंने ये नोटिस किया, या मतलब वेल नोन ही था कि अगर आप ओलंपियाड्स वगैरह में अच्छा परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उससे ये सब यूनिवर्सिटीज और खासकर एमआईटी को ओलंपियाड्स में काफी वैल्यू है एमआईटी को ओलंपियाड्स का। अगर आप ओलंपियाड्स करते हैं तो आपका एमआईटी का रास्ता तो काफी क्लियर हो जाता है। लाइक वो मेरे को आइडिया था थोड़ा लोगों से सुनने में और थोड़ा खुद रीडिंग करने में वगैरह में। तो उस इसलिए तो फिर मतलब मैंने लगभग 8th 9th में ही जैसे प्लान किया था कि अपन आईआईटी की पढ़ाई चालू रखेंगे, मतलब जो भी, बट उसके साथ एक ओलंपियाड्स पे भी अच्छे से फोकस करना है। और बल्कि कभी कभी तो आईआईटी की कुछ कुछ क्लासेस मिस करनी पड़े तो भी मतलब उसको भी करके ओलंपियाड्स के लिए फुल एकदम पूरे मन से प्रिपेयर किया है। तो वो एक प्लानिंग था अर्ली फेज वाला। फिर हमने जैसे पिछले वीडियो में बात किया था कि 9th 10th 11th 12th पूरा ओलंपियाड की प्रिपरेशन अच्छे से की, बट जब 12th जो था तब वो एक्चुअली एप्लीकेशन प्रोसेस चालू हुआ था। अराउंड अगस्त सितंबर, आई थिंक अगस्त में वो एप्लीकेशन खुलता है वो यूनिवर्सिटीज का। और उसका 3 पार्ट होता है मेन, लाइक मतलब मोटा मोटा अगर हम डिवाइड करें तो पहला होता है एक आपका प्रोफाइल, जो कि है वही के जिसमें आप डालते हो कि क्या ओलंपियाड में मेडल्स वगैरह मिला, या फिर आपका उसके अलावा भी जैसे केवीपीआई का मेरा अचीवमेंट था उस टाइम पे, या मतलब और कुछ कुछ जो भी होता है। एक होता है आपका प्रोफाइल जाता है, उनका खुद के पूरा एक पैटर्न ही रहता है, मतलब उनका वो एप्लीकेशन पैकेट का पैटर्न होता है। दूसरा जो चीज होता है वो आपके एसेज होते हैं, उसमें वो आपको कुछ कुछ एसेज लिखना पड़ता है, मतलब छोटे छोटे लाइक 250 300 वर्ड 500 वर्ड मैक्सिमम। उसमें वो यूनिवर्सिटीज ट्राई करती है कि आपको एज अ पर्सन पहचान, लाइक आपके लाइक योर अचीवमेंट्स आर सेपरेट बट दे वांट टू गेट टू नो यू एज अ पर्सन। आपके वैल्यूज क्या है, आपके व्यूज क्या है, आप मतलब आपका अब जैसे कहते हैं लाइक हिंदी में आपका चरित्र कैसा है वो जानने के लिए। तो उसके लिए मतलब तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे एक क्वेश्चन जैसे मेरे को याद आ रहा है कि व्हाट इज वन चैलेंज दैट यू फेस्ड इन योर लाइफ एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट। दूसरा क्वेश्चन ऐसा रहता है कि व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल, लाइक व्हाई डू यू वांट टू कम टू एमआईटी, लाइक आप एमआईटी की डिग्री आपको मिल जाए उससे आप क्या फ्यूचर में करना चाहते हैं। एक ऐसा गोल, एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि
आपने अपने कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए क्या किया है पास्ट में, कुछ एक इंसिडेंट बताइए। एंड इट डजंट हैव टू बी वेरी बिग, मतलब जैसे आपने कुछ छोटा सा भी इनिशिएटिव लिया हो तो वो बस देखना चाहते हैं कि आपके अंदर ये, मतलब आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, आप कुछ लोगों को मदद कर रहे हैं, उस टाइप की चीजें। नॉर्मल क्वेश्चन है। वो हो गया आपका ऐसे का पार्ट। और तीसरा एक जो पार्ट रहता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। वही होता है कि आपके स्कूल के कुछ टीचर्स है जिनसे आपका मतलब रेपो अच्छा है, उनसे आप बेसिकली आपको मांगना पड़ता है, 3 लेटर चाहिए रहता है। तो वो ये लेटर्स का रोल ये होता है कि आपको थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में, कि आप तो अपने बारे में जो बता रहे हैं बट दूसरे लोग आपके बारे में क्या बता रहे हैं वो जानने के लिए। तो ये 3 चीज मिला के आपका वो एप्लीकेशन पैकेट बनता है और वो यूनिवर्सिटी को भेजना पड़ता है, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन। ओके। और लगभग कितने एप्लीकेशंस आते होंगे, एनी आइडिया कि उनमें से लाइक 100 200 500 1000 कितने एप्लीकेशंस आते होंगे हर साल? मतलब एमआईटी में हर साल एडमिशन मिलता है लाइक 1000 बच्चे टाइप को, बट उसमें भी 1000 बच्चे में भी ये बात है कि उसमें 900 तो यूएस के रिजर्व है, मतलब 10% ही अच्छा। इंटरनेशनल रहता है। और एमआईटी एक्सेप्टेंस रेट अगर देखें तो शायद 3-4% होगा। तो मतलब अपन गिन सकते हैं कि अराउंड 1 लाख एप्लीकेशन तो आते होंगे, उसमें से मतलब इतने सिलेक्ट करते हैं शायद। अभी मेरे को बहुत एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, बट हाँ हाँ। मतलब एस्टिमेशन। ओके। अ जनरल एस्टिमेशन दैट वी कैन से कि लगभग इतने एप्लीकेशंस आते हैं होंगे। राइट राइट। और ये जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, इज इट पर्टिकुलरली फ्रॉम अ साइंस टीचर और अ मैथ और अ पीटी टीचर, या आप कोई भी टीचर जो आपके इस प्रोसेस में 12th में इन्वॉल्व हो वो लिख सकते हैं? मतलब टिपिकली होता है कि आपको सपोज अगर जिस सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चंस में जो पूछा जाता है कि आपके एमआईटी में क्या करना है, जैसे ऐसे के क्वेश्चन में उसमें अगर आपने बोला कि मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, तो लाइक उस तो इट्स बेटर कि अगर आपके केमिस्ट्री के टीचर आपको रिकमेंडेशन लेटर लिखे ऐसा। Yes. वो सारी चीजें मतलब मैच होती है, लाइक आपका एसे और आपका लेटर और वो सारा स्टोरीज मैच होना चाहिए थोड़ा। अच्छा। तो वही कि तो उस हिसाब से, बट आई डोंट थिंक देयर इज अ स्ट्रिक्ट रूल। बट बेसिकली ये कि आपको एक तो पहली बात कि वो टीचर आपको अच्छे से जानना चाहिए, कि ऐसे नहीं कि किसी से भी लिखवा लिया, मतलब कि ऐसा टीचर हो जो आपके बारे में कुछ अच्छा बोल सके वो। और उसके बाद मतलब जो आपने बोला है जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट के टीचर हो तो बेटर है। ओके। राइट राइट। और एक टाइम ऑफ एप्लीकेशन, आई थिंक लेट मी रिपीट इट फॉर आवर स्टूडेंट्स। यू सेड कि एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाती है जब बच्चे 12th में हो, वहां से अगस्त सितंबर में समवेयर, एग्जैक्ट डेडलाइंस तो हम लोगों को नहीं पता है, बट समवेयर अराउंड दैट यू शुड बी वॉचफुल। और एक होती है इनिशियल फेज 1 आप कह सकते हैं, दैट इज फ्रॉम अगस्त सितंबर टू नवंबर। इसका रिजल्ट आपको अराउंड दिसंबर आ जाएगा। In case if you got rejected in this application, then you can, the August September can continue and it will be open till January. आप reapply कर सकते हैं जनवरी तक for the people who got rejected. और ठीक। जनवरी में आपको और रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रहता, जनवरी कितने भी तक आने, क्या जनवरी? जनवरी में आप कितने भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ओके, यस, एन उसमें इम्पोर्टेंट 10-15 पॉइंट। भी कर सकते हैं, मतलब। फेज 1 में आप सिर्फ अपनी मोस्ट प्रिफर्ड कॉलेज के बारे में जो है अपनी बात कहें और उसके एडमिशन के लिए अप्लाई करें। फेज 2 में आप मल्टीपल में अप्लाई कर सकते हैं और इसका रिजल्ट लगभग मार्च में मेरे ख्याल हाँ से आ मार्च में। जाएगा। एक्चुअली राइट। वो मार्च 14 को आता है, लाइक वो 314 और पाई जो नंबर रहता है एमआईटी का एटलीस्ट मार्च 14 को आता है। बिकॉज लाइक मार्च थर्ड महीना है और 14 तो 3.14 पाई उनका मतलब थोड़ा Oh, ऐसे। अच्छा, that is हाँ the reasoning they have it on March हाँ। 14. और ऑल्सो 314 को और 3:14 पे रिजल्ट निकलता है, मतलब उनके टाइम के हिसाब से, अच्छा, तो that is काफी वो। like, हाँ that is a planned thing they हाँ do. हाँ हाँ एग्जैक्टली हाँ हाँ। तो March 14th and 3:14, हाँ 3:14 हाँ PM. हाँ एग्जैक्टली That's मतलब। interesting. That's very interesting. हाँ मतलब like applying or living maths at every. एमआईटी में आप बहुत ऐसा है, लाइक उनको मतलब ऐसे छोटी छोटी लाइक मैथ की चीजें वगैरह मतलब काफी वो अपन कहे तो ऐसे नर्डी टाइप का एनवायरनमेंट है, बट इन अ गुड वे, मतलब कि काफी लोग ऐसे तो काफी उनका लाइफ जो है वो लाइक ऐसे साइंस के अराउंड रिवॉल्व करता है बहुत ज्यादा। That's interesting. Very interesting. नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू नो इज कि एक जो जनरल परसेप्शन है कि भाई बहुत महंगा होता है फॉरेन का एजुकेशन और लोग स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। जैसे एक बार हम लोग जब, मतलब मैं और तुम जब बात कर रहे थे, तो यू टोल्ड मी अबाउट सम नीड ब्लाइंड एंड नीड बेस्ड दैट कॉन्सेप्ट। प्लीज शेयर विथ अदर स्टूडेंट्स। तो वही दो टाइप की यूनिवर्सिटीज रहती है, एक होती नीड बेस्ड और एक होती नीड ब्लाइंड। नीड ब्लाइंड वैसे काफी कम है, एमआईटी बीइंग वन ऑफ देम। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग हार्वर्ड और प्रिंसटन और कुछ और है जो नीड ब्लाइंड है बेसिकली।
उसमें ये होता है कि आपका नीट प्लान का मतलब ये कि एकेडमिक्स इज कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम ए फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कि एप्लीकेशन करते वक्त आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड वो मांगते ही नहीं है, और ओनली आफ्टर यू गेट एडमिटेड और रिजेक्टेड, फिर अगर जिस फॉर एग्जाम्पल इफ यू गेट एडमिटेड, तब जाके आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड मांगते हैं कि आप कितना पे कर सकते हैं वगैरह, और उसके बेसिस पे उनका एक गारंटी रहता है कि जितने बच्चे हमने एडमिट किए हैं, कोई भी पैसे की वजह से अटेंड ना कर पाए, ये नहीं होगा। तो अच्छा, बेसिकली अब आपको नीड ब्लाइंड मतलब वो दे आर ब्लाइंड टू योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स अंटिल दे गिव यू एडमिशन। तो वही जैसे अब जैसे इंडिया में तो मतलब मिडिल क्लास से अगर हम रहते हैं तो डॉलर कन्वर्जन के बाद मतलब लाइक उनका फीस बहुत ज्यादा वैसे ही हो जाता है, बट भाई एप्लीकेशन में तो पूछते ही नहीं है कि आपको कितना रिक्वायरमेंट है, एक बार मिल गया एडमिशन उसके बाद आपका मांगते रिकॉर्ड, और फिर उसके बाद आप जितना पे कर सकते हो उसके बाद बाकी सारा सप्लीमेंट वो लोग कर देता है। तो ये होता है अच्छा। नीट ब्लाइंड, एक नीट बेस्ड होता है जिसमें वो दोनों चीज साथ में देनी पड़ती है। उसमें एट आई द टाइम थिंक ऑफ एडमिशन पैकेट। हाँ एडमिशन पैकेट के साथ आई थिंक फाइनेंशियल रिकॉर्ड देना पड़ता है। आई थिंक उसमें ये होता है कि शायद थोड़ा बहुत लाइक 10-15% ऐसा आपका कितना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, दैट माइट अफेक्ट योर एडमिशन, बट एमआईटी में तो बहुत क्लियर था, वो मानते ही नहीं है पहले आपका फाइनेंशियल ओके, ओके। मतलब उनका कॉन्सेप्ट ये है कि whosoever is रिजर्व। inclined toward academics and deserves to study at this place should never be neglected or lost for financial हाँ conditions। एग्जैक्टली, तो है ना, आपको मतलब जितना भी बाद हाँ, में दे विल डिसाइड कि भाई जो भी देना है हम देंगे, फ्रॉम 100% to 50% to 20%, वॉट एवर द हाँ, रिक्वायरमेंट्स विल मगर अराइज। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका लाइक पूरा फी लाइक एमआईटी का लाइक माफ कर दिया है, मतलब बेसिकली इनफैक्ट फी भी नहीं उनका, तो लाइक रहने खाने का खर्चा भी एमआईटी की तरफ से मिलता है टाइप्स, ये जो हॉस्टल का जो लाइक पैसा वगैरह होता है, लाइक वही मतलब पैसे के मामले में इट्स नेवर अ प्रॉब्लम है एमआईटी। अच्छा, तो अगर आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं और आपके अचीवमेंट्स उस लेवल पर हैं, तो पैसा जो है वो इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए मतलब रुकावट नहीं बन सकता। बट सिर्फ आपको वही है, सही डायरेक्शन में बढ़ते जाना है। बट वही है कि ये कुछ ही यूनिवर्सिटीज अफोर्ड कर पाती है जो मतलब काफी लाइक टॉप टीयर में रहती है, जैसे एमआईटी वगैरह है वो। तो वही है, तो लाइक बाकी यूनिवर्सिटीज में हो सकता है कि शायद थोड़ा इफेक्ट हो, बट यार मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो लाइक यस। एमआईटी हो गया, हार्वर्ड हो गया, प्रिंसटन हो गया, आई थिंक वो लोग मतलब पूरा एड भी देने के लिए तैयार है। हाँ, नहीं, मतलब ये तो हो गई यूएस यूनिवर्सिटीज। वन ऑफ माय अदर स्टूडेंट इज स्टडिंग इन ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड इज हाँ। यूके। हाँ। सो वो फिजिक्स में रिसर्च में है। ओ And, नाइस। हाँ, सो वो काफी जूनियर है। अ, तेरे से तो मेरे ख्याल से मे बी काफी तो नहीं, मतलब अब मैं हाँ सोच रही हूँ तो दिस पाँच इज सात हाँ हाँ। थर्ड ईयर आई गेस, सेकेंड और थर्ड ईयर। तो अच्छा। हाँ, मतलब ऑक्सफोर्ड ने भी उसकी जो है वो फुल 100% रहना खाना एवरीथिंग, आने जाने के टिकट्स, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सफोर्ड। तो डेफिनेटली जो यूनिवर्सिटीज को फंडिंग मिलती है उस लेवल की, हम्म। वही वो इनपुट कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है फंड्स तो चाहिए ही टू रन द दिस ग्रैंडियर शो। हाँ हाँ। विदाउट फंड्स कैसे कर सकते हैं। बट वी गॉट द पॉइंट एटलीस्ट, वो बच्चे जो बहुत अच्छे एकेडमिक्स में हैं और हो सकता है कि एस्पायर करते हो, लेकिन कई बार क्या होता है पहले ही डर जाते हैं कि हम्म। क्या पता भाई वहां कैसा होगा क्या होगा। सो दे शुड नो कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सही रास्ते पर हैं और आप अच्छे एकेडमिक अचीवमेंट्स ऐड करते जा रहे हैं, तो पैसा रुकावट नहीं बनेगा। आप हेल्प लीजिए। और मेरे ख्याल से हमारे इंडिया में अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हो गए हैं या पास स्टूडेंट्स हो गए हैं जिनसे ये लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ हम बिल्कुल लोग, हाँ। यस, और हम लोग ये सब इसलिए बता रहे हैं बिकॉज पूरी धरती पे ब्राइट माइंड्स की काउंट जो है वो बहुत कम है। वेरी रेयर पीपल जो उस लेवल का ह्यूमैनिटी को इनपुट दे सकते हैं। तो एटलीस्ट दे शुड नॉट बी लॉस्ट इन द होल क्वेस्ट ऑफ मनी, कि पैसे की वजह से वो, इसलिए दैट इज व्हाई वी आर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन, दैट इफ यू आर द वन, ट्राई इट, इट इज वर्थ इट एंड यू कैन डू इट, राइट। सो दिस वाज अबाउट स्कॉलरशिप। अब मुझे एक चीज और लोगों को बतानी है कि भाई ध्येय जो है अपना ग्रेजुएशन खत्म कर चुका है एंड ही इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स हिज पीएचडी। जैसा 12th से अंडर ग्रेड के लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस था, करीब 5-6 महीने की रिगरस प्रोसेस, अप्लाइंग एंड राइटिंग ऑल दीज रिकमेंडेशन लेटर्स एंड एसेज, और प्रोफाइल पूरा प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में देना कि आप उतने ज्यादा काउंट ऑफ पीपल में से सिलेक्ट हो। मेरे ख्याल से लगभग ऐसी ही प्रोसेस मैंने जानी है कि फ्रॉम अंडर ग्रेड, जब ग्रेजुएशन खत्म हो रहा हो पीएचडी के लिए,
प्लीज शेयर दैट एंड वेयर यू लैंडेड, दोनों बातें बताएं। हाँ एग्जैक्टली तो जैसे मैंने बताया कि सेम ही टाइप का मतलब वही जो पूरा मैं बताऊँ 3-4 महीने का जो ग्राइंड रहता है वो फाइनल ईयर ऑफ अंडर जैसे फोर्थ ईयर जो कहते हैं उसमें अराउंड वही टाइम पे आई थिंक नवंबर एंड तक में इनका सारा एप्लीकेशन ड्यू होता है पीएचडी का। तो ऑलमोस्ट मैं बताऊं तो जैसे अगस्त सितंबर से लेकर नवंबर था मेरा मेरे फाइनल ईयर का उसमें आई थिंक वही वो 3-4 महीने काफी वही सेम टाइप का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज इन कि वो अलग टाइप के क्वेश्चंस मांग पूछते हैं कि लाइक हाँ ऑफ आपको कोर्स। रिसर्च इंटरेस्ट क्या है आपका ये क्या है वगैरह। बट वही रिकमेंडेशन लेटर्स उधर भी लगते हैं और आपका फिर पास्ट एक्सपीरियंस आपका जो अब इस पॉइंट पे आपका कॉलेज में आपने क्या क्या प्रोफाइल बिल्डअप किया है। अब एक बार कॉलेज पहुंच गए फिर हाई स्कूल का प्रोफाइल आई थिंक उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। फिर आपने मतलब वही है कि आपने 4 साल में क्या किया आपने क्या रिसर्च किया आपके क्या ग्रेड्स है वगैरह वो सब करना होता है आई थिंक। तो वही उसके लिए प्लानिंग जो रहती है वो थोड़ी पहले से चालू करना पड़ता है। हर समर फॉर एग्जांपल मैंने अलग अलग जगह पे लाइक रिसर्च इंटर्नशिप्स वगैरह करने के लिए अप्लाई किया था। एक समर मेरा एक्चुअली जो पहला साल ही था जो फर्स्ट ईयर तब जब उस साल एक्चुअली कोविड आ गया था कोविड आ गया था। 2020 में। बट उस टाइम पे मेरे को सिंगापुर में एक जगह पे रिसर्च करने का मतलब अपॉर्चुनिटी मिला था। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया। बट द नेक्स्ट ईयर बाद में मैंने कोविड तब भी था बट मैं इधर अपना आइजर जो है इंडिया में पुणे में इंडियन अच्छा। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च बिकॉज मैं कोविड की वजह से इंडिया में ही था तो मैंने उधर काम किया था। दूसरे समर मैंने एमआईटी में किसी लैब में ही समर में काम किया था और आखिरी समर हार्वर्ड जो मतलब उधर का हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है उधर के किसी प्रोफेसर के साथ मैंने काम किया था। तो ये सब चीजें करके आपको एक्सपीरियंस मिलता है आपका प्रोफाइल बिल्डअप होता है वो सब करना पड़ता है। अराउंड सेकेंड थर्ड ईयर होता है तब आपको लेटर्स के बारे में सोचना चालू करना पड़ता है कि आपको ओके। किसी प्रोफेसर से रेपो बनाना पड़ेगा आपको बात करनी पड़ेगी आपको उनके साथ मतलब वही काम करना पड़ेगा। जैसे एक चीज जो मैंने किया था मैंने टीचिंग असिस्टेंट का रोल लिया था। तो जैसे हम जैसे कॉलेज में बहुत जगह यह होता है कि प्रोफेसर जो होते हैं वो क्लास में पढ़ा देते हैं बाद में डाउट्स वगैरह जो उनके लिए जो कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो ऑलरेडी वो क्लास ले चुके हैं पास में उनको टीचिंग असिस्टेंट का जॉब मिलता है और वो वही मतलब टीचर को असिस्ट करता है। तो वो सब चीजें की थी मैंने ऑल बिकॉज आपको मतलब आपको अपने आप को मतलब नोटिस करवाना है लाइक प्रोफेसर आपको जानेंगे तब आपको अच्छा लेटर लिख पाएंगे। तो यस। मतलब यही सब प्लानिंग करना पड़ता है पूरे 4 साल और फिर एप्लीकेशन करना होता है एंड आफ्टर दैट पीएचडी में मतलब वही एप्लीकेशन। एडमिशन मिलता है। एंड जैसे मैम ने पूछा था तो अभी मैं न्यूयॉर्क में रॉकफेलर यूनिवर्सिटी है वहां पे रॉक मेरे एंड को फेलर, ओके। पीएचडी में एडमिशन मिला है। और मैं अभी लाइक बायोलॉजी के तरफ ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट है और अगर ज्यादा स्पेसिफिकली बताओ तो मेरे को न्यूरो साइंस में रिसर्च करने में इंटरेस्ट है। तो उधर रॉकफेलर में काफी अच्छे प्रोफेसर हैं जो न्यूरो साइंस में काम कर रहे हैं। तो उनके साथ मैं फ्यूचर में मतलब इसी अगस्त में चालू करूंगा और काम करूंगा। यस। मुझे जहां तक पता है कि एमआईटी में और भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से सभी इस पर्टिकुलर जोन में अभी पीएचडी के लिए सिलेक्ट नहीं हुए हैं। दे माइट ट्राई फर्दर। सो यू आर अगेन अ वेरी फॉर्चुनेट वन टू लैंड अप इन सच अ रिनाउंड बायोलॉजी रिसर्च यूनिवर्सिटी। रॉकफेलर मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रिसर्च के लिए जानी जाती है, हाँ राइट? मतलब इनफैक्ट उस आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग बट लाइक अगर एक इंस्टीट्यूशन से देखा जाए तो बायोलॉजी में मिलने वाले नोबेल प्राइज जो सबसे ज्यादा है वो रॉकफेलर से है। और 26 नोबेल प्राइज है पिछले 100 साल में। अच्छा, दैट्स 26 नोबेल। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। वेरी हाँ गुड। पर भाई कभी कभी पूरे कंट्री से भी 26 नहीं होता और एक इंस्टीट्यूशन से पिछले 100 साल में मतलब बट 26 नोबेल हाँ, प्राइज बट फिर भी मेरे ख्याल से ऐसे कई कंट्रीज होंगी जिनसे पूरे 100 साल में भी 26 नहीं होंगे, और हो सकता है शायद उसमें भारत भी हो। हाँ भारत से शायद 5 या 6 है इतने सालों में हाँ, और वही क्योंकि वही। सारे फील्ड मिला मतलब वही है कि लाइक बट तो वी आर अ ग्रोइंग कंट्री एंड विद हाँ टाइम हमारे यहाँ भी संख्या बढ़ेगी। लेकिन अगर हम इस नोट पे गए तो हाँ, अभी तक हम 100 साल में 26 के मार्क पर नहीं आए हैं। आगे आएंगे। हाँ लेट्स सी। यस ऑफ कोर्स। मतलब ये भी एक बात बताओ कि जब से मैं तुम्हें जानती हूँ तब से लेकर और 12th और फिर आईएनसीएच गोल्ड और एमआईटी में जाने का ये पूरे सिलसिले में you had very strong interest towards chemistry and research. मेरी तो तुमसे बात हुई है, बट मुझे बाकी साथियों को भी बताना है कि फ्रॉम दैट केमिस्ट्री टू दिस बायोलॉजी देर इज अ ग्रेजुअल शिफ्ट एंड अ वेरी लॉजिकल शिफ्ट कि केमिस्ट्री की इस बायोलॉजी से कैसे हाथ मिलता है, जुड़ता है।
And what is your topic of PhD and how is it going to influence humanity? हाँ, तो मैं जैसे मैम ने बताया पहले मैं जब एमआईटी में भी गया था तब मैं केमिस्ट्री में ही ज्यादा इंटरेस्टेड था बट आई थिंक अराउंड माय फर्स्ट ईयर लाइक हम लोग ने मतलब जैसे एमआईटी में ये चीज बहुत बढ़िया है जो अच्छी यूनिवर्सिटीज से रहती है आई थिंक सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज में कि आपको Mhm. क्लासेस के अलावा भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है मतलब अलग अलग सीखने की Right. ऐसा ही हमारा एक बार एक टॉक शो हुआ था एमआईटी में टॉक शो ऐसे मतलब वो जो टीवी पे देखते उस टाइप का नहीं मतलब उसमें जो साइंटिस्ट वगैरह जो थे लाइक Mhm. बहुत लाइक अपनी फील्ड में जो बहुत आगे काम किए थे उनमें से कुछ कुछ नोबेल प्राइज विनर भी थे वो लोग आए Mhm. थे उन्होंने ऐसे टॉक्स वगैरह दी थी कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ बायोलॉजी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ साइंस और पिछले 50-60 साल में क्या काम हुआ है वगैरह तो उनमें उसके बाद फिर हम मतलब मेरे को उन साइंटिस्ट से काफी लाइक पर्सनल इंटरेक्ट करने का मौका मिला था मतलब ऐसे वन ऑन वन टाइप की बात करने का मौका मिला था तो उन सब के थ्रू मतलब मेरे को काफी इंस्पायरिंग लगा उनका जो बायोलॉजी के लिए जो विजन था कि अगले लाइक पिछले 50 साल में अगले आप देखे 50 साल में बायोलॉजी का जो फील्ड जो है उसमें रिसर्च का बहुत स्कोप है और बहुत रिसर्च की जरूरियात भी है अब जैसे नए नए डिसीजेस जो है वो लाइक जैसे कोविड इज अ वेरी गुड एग्जांपल बट साथ में जैसे हमारा ह्यूमैनिटी का लाइफ स्पैन जैसे बढ़ रहा है और हमने जैसे पुरानी पुरानी डिसीजेस को काफी हमने हरा दिया ऑलमोस्ट कह सकते हैं पोलियो टीबी वगैरह जो हो गया वो Mhm. काफी हद तक हमने हरा दिया है तो अब जो जो नई डिसीजेस जो आ रही है मतलब ये ऑलमोस्ट एक ऑनगोइंग वॉर है तो आपको बायोलॉजी का गोल ही यही है कि आप ओवरऑल ग्लोबल हेल्थ को इम्प्रूव करें वगैरह तो Mhm. उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बायोलॉजी में मेरे को इंटरेस्ट जागा था एंड बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री इज ऑलमोस्ट लाइक हैंड इन हैंड मतलब आप जो Mhm. बायोलॉजी में जो दवाइयाँ वगैरह जो है फॉर एग्जांपल वो सारा केमिस्ट्री Mhm. के थ्रू ही आता है तो लाइक Yes. भाई वो मतलब फिर ऐसा ग्रेजुअल ट्रांजिशन हुआ था फिर अराउंड Mhm. थर्ड ईयर फिर से सिमिलर ऐसा मेरे को किसी बहुत फेमस प्रोफेसर से लाइक एक और उनके बारे रिसर्च के बारे में सुनने का मौका मिला था और उनका फील्ड न्यूरो साइंस था तो Okay. उसके थ्रू मेरे को न्यूरो साइंस में इंटरेस्ट आया है और न्यूरो साइंस की एक जो चीज मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो ये है कि उस फील्ड में अभी इन जनरल पूरी दुनिया में नॉलेज काफी कम है मतलब अभी Okay. हमको ब्रेन के वर्किंग के बारे में मतलब काफी कम पता है और उसी के चलते ही जो ब्रेन की डिसीजेस जो रहती है लाइक जैसे ऑटिज्म वगैरह हो गया जो बच्चों में होता है अल्जाइमर्स हो गया जो एल्डरली पॉपुलेशन होता है वो सब जो चीजें हैं आज के डेट में ऑलमोस्ट उसका कोई क्योर नहीं है लाइक एक Mm. बार हो गया तो मतलब हो ही गया तो ये जैसे मैं अभी मैम से एक बार बात कर रहा था काफी अच्छा एग्जांपल था जैसे कैंसर का सेम सीन था 30-40 साल पहले कि कैंसर हो गया तो इट्स लाइक अ डेथ सेंटेंस मतलब उसके आगे Yes. कुछ हो नहीं सकता और वही रिसर्च के चलते चलते अगर आप देखें पिछले 5-10 साल में कैंसर ऑलमोस्ट अब डेथ सेंटेंस से हटके थोड़ा बहुत ये हो गया कि पेशेंट्स में थोड़ी उम्मीद रहती है कि अभी भी हमारे पास एक फाइटिंग चांस है और Mm. बहुत फेमस एग्जांपल्स भी है युवराज सिंह वगैरह जैसे देखे हमारे क्रिकेटर जो Yes, थे yes, yes. युवराज सिंह, सोनाली बेंद्रे, मनीषा कोइराला, आजकल तो बहुत सारे सुने जिनको जा रहे कैंसर हैं। हुआ है उनको क्योर हो गया पूरी तरीके से अब हम्म। वो अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो उसी टाइप का जो रिसर्च के चलते जो कैंसर में अब लोगों को जो थोड़ा फाइटिंग चांस मिला है जो थोड़ी उम्मीद दिखी है वही टाइप का काम अभी आज की डेट में बहुत लोग की कोशिश ये है कि न्यूरो साइंस की जो मतलब ब्रेन की जो बीमारियां है उसमें भी उस टाइप का लोगों को फाइटिंग चांस एटलीस्ट मिले अभी गारंटी तो फिर अच्छा। भी कुछ नहीं है मतलब काफी चीजें अब हमारे कंट्रोल से बाहर है बट हम्म। एटलीस्ट ऐसा ना हो कि अब हो गया तो आप कुछ कर नहीं सकते उस स्टेज हम्म। से आगे बढ़ने के लिए रिसर्च का बहुत जरूरत है और बहुत स्कोप है तो उसके चलते मतलब मेरे को अभी न्यूरो साइंस में काफी मेरे को अपॉर्चुनिटीज दिखी थी तो मेरे को धीरे धीरे उस फील्ड की तरफ बढ़ने का इच्छा हुआ और अब जब मैं पीएचडी चालू करने वाला हूँ अब तो मेरे को उसी ओके। फील्ड में पीएचडी करना है ओके, अगस्त में यू विल स्टार्ट द पीएचडी, हाँ राइट? एंड द टॉपिक इज एग्जैक्टली व्हाट? लाइक न्यूरो अब साइंस में कुछ ऐसा कुछ पर्टिकुलर टॉपिक अभी असाइन हुआ? अभी एक जो ये चीज है जो यूएस की यूनिवर्सिटीज की जो अच्छी बात है कि आपको हमेशा एक्सप्लोरेशन का फ्लेक्सिबिलिटी देता है जैसे अगर ओके। बाकी जगह देखें तो आप पीएचडी चालू से करने से पहले आपको सब डिसाइड करना होता है हाँ, टॉपिक बट देना पड़ता है या फिर आपको गाइड जो है वो टॉपिक दे देते हैं। हाँ बट अभी इधर एक्चुअली ये चीज है कि अभी आपको यूएस यूनिवर्सिटी का स्पेशल चीज है कि आपको पहले साल तक वो आपको एक्सप्लोर करने देते हैं आपको ओके। बल्कि अलग अलग लैब्स भी ट्राई करने को मिलता है पहले साल में उसको रोटेशंस कहते हैं आप 2-2 3-3 महीने अलग अलग लोग के साथ काम करके देखें आपको कहाँ अच्छा लग रहा है और फर्स्ट ईयर के एंड में फिर आपको फाइनल करना पड़ता है तो ओके। अभी मैं इस स्टेज पे हूँ जब मेरे को भी बहुत एग्जैक्टली 100% आइडिया नहीं है बट हम्म। फील्ड पता है और जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज खुलेगी उस हिसाब से आगे बढ़ना राइट, मतलब अभी ये पता है कि समथिंग फॉर न्यूरो साइंस। जैसे ही आपको मतलब वही बोलो जैसे इंटरेस्ट इवॉल्व होगा जैसे नॉलेज बढ़ेगा वगैरह अपने राइट। आप ही लाइक वही वो फील्ड क्लियर हो जाएगा ना, दैट इज अ वेरी गुड मेथड आई वुड से, क्योंकि इससे
कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पीएचडी का कोई टॉपिक ले लेते हैं और 6 महीने 8 महीने बाद हमें रियलाइज होता है कि यार इसकी जगह ये लिया होता है, माई इंटरेस्ट इज ड्राइविंग टूवर्ड्स दिस साइड, बट वो डिफिकल्ट होता है इंडिया में चेंज कर पाना. सो दिस इज समथिंग दैट इंडियन यूनिवर्सिटीज शुड ऑल्सो अडॉप्ट विद टाइम, क्योंकि किसी को पहले से नहीं पता होता है कि इसी टॉपिक में करना है. एंटर करके ये फ्लेक्सिबिलिटी देना इज वेरी गुड. एंड हाउ लॉन्ग प्रोबेबली विल इट टेक फॉर यू टू कंप्लीट पीएचडी? I think the roughly time is around 4-5 years, ऐसा कहते हैं, 4 to 5 years. और उस पर अगर आपका प्रोजेक्ट जैसा अगर लंबा खींच गया, लाइक रिसर्च का कुछ पक्का नहीं होता, मतलब कभी कभी प्रोजेक्ट में ज्यादा डेटा मिल रहा है तो ज्यादा टाइम लग सकता है, तो उसका 6 साल हो सकता है, 6 साल तक लाइक कभी कभी खींच जाता है, बट आई थिंक अराउंड Okay. 5 years का एवरेज. 5 years, it could be 4 to 6. हाँ कुछ भी हो exactly. सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च यू आर टेकिंग इन योर पीएचडी पेपर. हाँ एग्जैक्टली. और वही रिसर्च का तो ये है कि इट्स लाइक यू फॉलो द डेटा, मतलब आप जो डेटा मिल रहा है आपको फॉलो करो और उस हिसाब के नए नए रिजल्ट बनेंगे, और फिर होपफुली आगे बढ़ो. 5 साल तक में आपके पास कुछ अच्छा नया मटेरियल रहेगा दुनिया को दिखाने के लिए कि लाइक हाँ ये हमने कंक्लूड करने के लिए. राइट राइट राइट. एंड वन मोर थिंग, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? लाइक आई एम आस्किंग कि द वर्क यू आर डूइंग इज वंडरफुल, एंड इसको मैं ये नहीं कह सकती कि इसकी जरूरत सिर्फ इंडिया में है या अमेरिका में है. दिस इज समथिंग विच विल बी रिक्वायर्ड ग्लोबली. कहीं भी रिसर्च करो आएगा तो पूरी ह्यूमैनिटी के काम, लेकिन फिर भी इज देयर एनी चांस दैट यू विल बी बैक आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीएचडी टू इंडिया एंड ऑल? व्हाट इज योर विजन? मतलब मेरे को तो जैसे बहुत पहले से ही ये इंटरेस्ट तो था ही कि लाइक इवेंचुअली तो इंडिया में आना है और इंडिया में काम करना है वगैरह. बट वही एक अभी जो जैसे मैं देख रहा हूँ इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हो भी रहा है, रिसर्च का अपॉर्चुनिटी जो 5-10 साल पहले था उससे अभी बढ़ गया है. तो धीरे धीरे आई एम होपिंग कि लाइक मैं जब तक अपना पीएचडी कंप्लीट करूंगा तब तक इधर का भी रिसर्च एनवायरनमेंट काफी और बेटर हो गया होगा, लाइक इन टर्म्स ऑफ जो फंडिंग प्रोवाइड हो रहा है लाइक रिसर्चर्स को, या फिर जो पूरा एनवायरनमेंट जैसे जो नई टेक्निक्स जो रहती है वगैरह, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार अच्छा डेवलप हो जाए तो उस और वो सब चलते चलते आई थिंक मेरा गोल ये है कि जैसे पीएचडी खत्म करके या कुछ साल बाद तो मैं अपने फील्ड में एस्टैब्लिश हो जाऊं वगैरह. फिर मेरे को इवेंचुअली वापस आने की इच्छा तो है, बट एटलीस्ट अभी के टेम्पररीली, मतलब अभी जो लर्निंग फेज है तब हाँ, जो अभी तो खैर पीएचडी कंप्लीट करने में 5-6 साल लग ही जाएंगे. और जिस पेस से इंडिया ग्रो कर रहा है साइंस के फील्ड में, मेरे ख्याल से 5-6 साल बाद जब तुम फिर से एक डिसाइसिव पॉइंट पे होगे कि अब आगे कहाँ बढ़े, आई हाँ थिंक इंडिया बहुत आगे आ चुका होगा तब तक. हाँ. और इवेंचुअली तो मेरा गोल यही है कि यहाँ आना है और अपने देश में काम करना है वगैरह, वो वाला यस, थोड़ा अपने मतलब देश में और ऐसे अपने भी देश के लिए हाँ दोनों ही चीजें. और डेफिनेटली क्योंकि आप जब अपने देश में काम करोगे तो सिर्फ अकेले ही नहीं, एक और जो 4-5 लोगों की जनरेशन होगी जो आपके आसपास आपसे इंस्पायर होके काम करेंगे, वो बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली पूरा बहुत सालों साल ये जो एकेडमिया जो है उसका, मतलब एकेडमिया बेसिकली मतलब रिसर्च वाला उसका यही रहा है, लाइक द मॉडल ही यही रहा है कि जो टीचर जो रहता है वो अपने बेसिकली अपने पूरे स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है. जैसे मैं अभी पीएचडी करूंगा तो मैं किसी टीचर के साथ काम करूंगा, वो मेरे को ट्रेन करेंगे, मैं अपना रिसर्च भी करूंगा वो भी मेरे को ट्रेन करेंगे, और फिर मैं आगे जाके अपनी लैब खोलूंगा तो वो मेरे को, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करूंगा, मतलब तो वही प्रोसेस रहा है. तो जैसे आज जैसे यूएस का इतना नाम क्यों है, मतलब जैसे अगर रिसर्च में देखे तो अगर आप देखें तो वर्ल्ड वॉर 1-2 के आसपास जैसे यूरोप में जब अनरेस्ट चल रहा था तो काफी सारे अच्छे अच्छे रिसर्चर्स जो थे, मतलब उस टाइम उधर के टॉप के, वो लोग सारे मूव करके काफी सारे यूएस को, इनफैक्ट न्यूरो साइंस के फील्ड में कुछ पायनियर्स थे वो यूएस को मूव किए थे अराउंड 1940-1950. और उनके जैसा वी कैन इवन टुडे वी कैन डायरेक्टली ट्रेस कि उनके स्टूडेंट्स मिलकर पूरा जो लिनिएज जो था, हाँ, एक लीनिएज पूरा बना. और उसके हिसाब से आज यूएस रिसर्च के मामले में इतना आगे है जैसे देखा जाए. वैसे ही अगर जैसे इंडिया में अगर अब हम देखें तो कुछ जैसे अच्छे एस्टैब्लिश रिसर्चर्स आके इधर की एक जनरेशन को ट्रेन करेंगे तो वो जनरेशन अपनी अगली जनरेशन को ट्रेन करेगी, ऐसा करके एंड अगर देन वी कैन ग्रो. हाँ 25-50 साल में मतलब इंडिया में भी वही एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश हो सकता है. Definitely, and we had a very good generation of renowned scientists at the time जब इंडिया मेरे ख्याल से लगभग आजाद हुआ, और होने के जो एक मिडवे था, लाइक हाँ विक्रम साराभाई हुए, होमी भाभा हुए, उस समय देयर वर अपने सीवी रामन हुए जो उस हाँ समय मेरे ख्याल से बैंगलोर 1930s में. इंडियन हाँ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के हेड थे. सो हाँ उस समय अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से एक पूरी लिस्ट है. We had very renowned scientists at that time, but probably with time शायद हमारे यहाँ, क्योंकि हम एक गरीब देश थे उस समय, हम उभर रहे थे गुलामी से जब निकले हैं, तो हाँ एक वो नया हाँ वही कि इंफ्रास्ट्रक्चर. पिछले 50 साल में मतलब मेन फोकस ये था कि यार लाइक
देश को अपने अपने पैरों पे खड़ा करे टाइप का। और आई थिंक अब काफी हद तक इंडिया हम बहुत अचीव कर रहे इंडिपेंडेंट हैं। हो गया। अब ये जो पैसा है इन सब चीजों में लगा सकता है अब हम इधर भी रिसर्च मूव में। कर सकते हैं, राइट राइट। क्योंकि वही फंडिंग जैसे ही मिलेगी तो मेरे ख्याल से हम वर्ल्ड की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ना? कितने होंगे लगभग वर्ल्ड की? वन 1.4 बिलियन तो हो गया आज, मतलब तो हाँ, तो 140 करोड़। हाँ 1.4 बिलियन मतलब तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन, एंड प्लस इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग। हाँ एग्जैक्टली, हाँ वो तो है। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी फोकस्ड, दे आर ब्राइट माइंड्स। तो मतलब और फंडिंग और मिल जाए तो आई थिंक वी कैन लीड द साइंस वर्ल्ड आल्सो हाँ विद वो टाइम, उम्मीद है मे कि बी कुछ नेक्स्ट सालों में। 25 years, हाँ लगभग नेक्स्ट 25 years में, बाय द टाइम आई एम बिडिंग बाय बाय टू द वर्ल्ड, जाते जाते मैं देख कर जाऊंगी कि हाँ, इंडियन साइंस जो है वो कहाँ किस जगह पर पहुंच गई है। दैट इज वेरी वेरी गुड, मतलब सोचकर ही बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। तो जब होगा तब और भी बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। अब फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स हैं, जैसे एक यहाँ पर इंडिया में एक बहुत इम्पोर्टेंट जद्दोजहद है, इज प्योर साइंस वर्सेस टेक्निकल। लाइक इफ यू गो फॉर अ टेक्निकल स्ट्रीम, जहां तक तेरा कैसे, वो तो मुझे बचपन से ही याद है कि यू वर नेवर बॉदर्ड अबाउट द आइडिया ऑफ अर्निंग, और रादर आई शुड से होर्डिंग मनी। मतलब अर्निंग मनी टू द लेवल की मुझे बेसिक नीड्स बढ़िया जरूरियात चले। में निकल जाए। हाँ हाँ, मतलब मैंने हमेशा जो देखा तुझे, तेरा जो बेसिक था वही था, कबीर का दोहा वाला ही कंडीशन थी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, है ना, और साधु साधु ना न भूखा। भूखा जाए। तो ये तो मैंने बहुत शुरू से देखा है कि तेरे को कभी भी ये नहीं था कि मेरी जरूरत से ज्यादा मुझे पैसा मिलना चाहिए और मैं ऐसा करोड़पति हो जाऊं। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी अगर बच्चा उस चीज को छोड़कर भी जाना चाहता है, तो भी पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने ड्रीम जो है उस बच्चे में इम्पोज करते हुए उसकी लाइफ जो है वो पैसे की तरफ जोर देते हैं। सो आई वांट देम टू सी यू कि अगर बच्चा अपने इंटरेस्ट की चीज प्योर साइंस में भी जब परस्यू करता है तो वो किस हाइट्स पे जा सकता है। ऐसे मेरे ख्याल से जो बच्चे देख रहे होंगे ना, उनमें से कई लोगों के दिमाग में ये फीलिंग होगी कि इवन आई वांटेड टू गो फॉर रिसर्च इन फिजिक्स या फॉर वर्क इन मैथमेटिक्स, या आई वांटेड टू गो फॉर रिसर्च बट was not allowed. The word is allowed in Indian setup. So what would you like to say कि वो क्या चीज है जो पेरेंट्स को तुम कहना चाहोगे कि let them go, it is worth it, and what impact it has on humanity? अगर जैसे मैं पहला कहूँ तो लाइक मेरे को बचपन से रिसर्च में इसलिए इंटरेस्ट था कि लाइक मेरे को जैसे आपने बताया कि मेरे को पैसे का अभी भी नहीं है, मतलब पहले भी कभी नहीं था। लाइक मेरे को कभी भी ये नहीं था कि लाइक पैसे ज्यादा होने से मतलब मेरे को ज्यादा खुशी मिलेगी। लाइक आई थिंक पैसा मेरे लिए हमेशा ये था सेकेंडरी, कि वो एक ऐसी चीज है जो लाइक रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है, कि कुछ कुछ चीजों के लिए जरूरी है, बट उसके आगे मतलब पैसा ही मतलब मेरा गोल कभी नहीं था कि ज्यादा पैसा कमाना है। इनफैक्ट मेरा गोल ये सब हमेशा से यही था, और आई थिंक वही शायद रीजन है मेरे को रिसर्च में पहले से इंटरेस्ट रहा है, कि भैया कि हमको काम अबाउट ऐसा करना है कि अपने काम का इम्पैक्ट दिखना चाहिए। कि जैसे अब वो एक शेर जो मेरे को बीच में याद आ रहा था कि जिंदगी गुमनाम भले हो मेरी, मेरे को मौत यादगार चाहिए, ऐसा कुछ। या हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आई एक्नॉलेज दिस। बहुत ही हार्ड हिटिंग है। यस, जिंदगी गुमनाम हो मेरी पर मैं मौत मशहूर चाहता हूँ। हाँ, राइट। तो वही बात यह है कि आपका काम बोलना चाहिए आपके लिए, मतलब ये होना चाहिए कि लाइक ऐसा काम, मेरे को पहले से ये गोल था कि काम आप ऐसा करो कि आप लोग आपको उसके हिसाब से याद करें कि ये जो काम था। जैसे अभी हम आज के दिन में सपोज याद करते हैं, हमें कुछ कुछ इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, और साइंटिस्ट इंजीनियर सब कुछ। जैसे अब एक जो नाम याद आया, जो अमूल के फाउंडर थे, जो वर्गीस हाँ कुरियन वगैरह, उनको जैसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो उनके चलते इंडिया को उन्होंने पूरा जो मिल्क सफिशिएंट बनाया। या फिर और साइंटिस्ट अपने जो थे, जैसे सीवी रमन वगैरह, उनका जो थियरी वगैरह है रमन स्कैटरिंग का, तो अभी उनके बड़े हुए लाइक कितने साल हो गए, फिर भी लोग अभी भी उनको उनके काम से याद करते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहना यस। चाह रहा कि मतलब मेरे को, बट पॉइंट ये है कि मेरा गोल हमेशा ये था अपना काम इम्पैक्टफुल होना चाहिए, अपन काम से लोगों को मदद रूप हो। वही मेरे लिए आई थिंक सक्सेस का डेफिनेशन है, कि लाइक आपका जो रिसर्च है वो कितने लोगों को हेल्प कर पा रहा है। तो आई थिंक वही मेरा मोटिवेशन था प्योर साइंस में जाने के पीछे या रिसर्च में जाने के पीछे। जैसे मैं आपको न्यूरो साइंस की बीमारी के बारे में बताया, तो अगर अगर 25-30 साल बाद मेरा कुछ किया हुआ काम
अगर लोगों को इन इन बीमारियों से लड़ने का मौका दे रहा है, या फिर मतलब मेरा कुछ किया हुआ रिसर्च ऐसा है कि अब लोगों को इवन 10% लोग भी मतलब क्योर हो पा रहे हैं ऐसी बीमारी से, तो आई थिंक वो जो है वो मेरे लिए शायद सक्सेस की डेफिनेशन रहेगी। अगर आप 10% लोग को भी जान बचा पा रहे हो, तो कंसिडरिंग कितने सारे लोगों को ऐसी बीमारियां हैं, वो दैट हम्म। इज स्टिल अमाउंट टू लाखों लोग की जिंदगी सुधर रही है आपके काम की वजह से। आई यस। थिंक उससे बड़ा अचीवमेंट मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, आप लाखों लोग की जिंदगी को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कर पा रहे हैं। यस। तो आई थिंक वही रीजन था पहले से कि मेरे को प्योर साइंस में जाने का इंटरेस्ट था और मेरे को रिसर्च में जाने का इसलिए इंटरेस्ट था। एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, मतलब रिजल्ट को देख के कभी काम नहीं करना चाहिए, काम आपको मजा आ रहा है इसलिए करना चाहिए। तो मेरे को रिसर्च में पहले से भी जो डिस्कवरी का जो प्रोसेस रहता है कि आप आपको कुछ फाइंडिंग मिल रहा है, आप उसको परस्यू कर रहे हैं, आपको नया डेटा मिल रहा है, आप फाइनली कुछ रिजल्ट निकाल रहे हो कि अच्छा ऐसा, लाइक आप कुछ नेचर के बारे में कुछ फंडामेंटल नया जान रहे हो अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में। इट इज लाइक अ पजल, है ना, मतलब अननोन में बस बढ़ते जा रहे, एक अंधेरा कमरा है और आप एक एक कदम बढ़ते जा रहे हो। और वो जो वही जो फाइनली जो यूरेका मोमेंट रहता है, आई थिंक हाँ। वो दोनों चीजें, एक तो पहला ये प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को, और दूसरा के प्रोसेस का जो इम्प्लीकेशंस है वो मेरे को, दैट इज समथिंग आई हैव ऑलवेज एस्पायर्ड टू बी। तो इसलिए ये सब चलते आई थिंक मैं प्योर साइंस और रिसर्च की तरफ आगे बढ़ा। और आई थिंक होपफुली ये जो पीएचडी खत्म करते करते मेरे को ऐसा अपना खुद का रिसर्च लैब सेटअप करने का मौका मिलेगा, और होपफुली कुछ अच्छा काम मतलब मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, मतलब यही गोल। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। मतलब जब व्हेन यू स्पीक अबाउट द ह्यूमैनिटी एंड द इम्पैक्ट, इट फील्स सो अच्छा लगता है अंदर से कि लुक, दिस इज आवर फ्यूचर इंडिया। हाँ। यस यस यस, मतलब बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आज हमारे पास ऐसी भी यंग जनरेशन में लोग हैं जो शायद अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि उन्हें कहाँ जाना है, एंड स्ट्रगल कर रहे हैं। बट खैर, उनके लिए भी मैं कहूंगी कि जब जागो तब सवेरा। You never know कि when you will all of a sudden you will have that moment कि oh, this is what I want to do. It could be anything. Just do it with full zest and enthusiasm, and it will have an impact on और us. जरूरी नहीं कि रिसर्च की फील्ड में भी, आजकल अपने इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का कितना बढ़ गया है, लाइक आजकल मैं देख Yes. रहा हूँ लोगों को नए इनोवेटिव आइडियाज है, इंजीनियरिंग के फील्ड में भी बहुत नए नए इनोवेटिव आइडियाज निकल रहे हैं, लाइक वही जैसे किसी भी फील्ड में मन Yes, लगता yes. है तो। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब इट इज, पहले तो एक समय में लोग सोचते थे कि अरे भैया, एंटरप्रेन्योरशिप करने जाएंगे तो दिवालिया हो जाएंगे, 5-25 साल तो इसी में लग जाएंगे, कमाई तो कुछ होगी ही नहीं, फ्यूचर सिक्योरिटी क्या। बिकॉज द कॉन्सेप्ट इन इंडिया वाज कि लाइक आप 23-24 तक अपना कॉलेज कंप्लीट करेंगे, बिफोर गवर्नमेंट जॉब ट्वेंटी लेके एट यू विल सेटल हो बी जाए, हाँ। मैरिड। हाँ, विद सॉरी विद जॉब एंड देन मैरिड, एंड बाय 30-31 यू शुड हैव 2 kids, आइडियल फैमिली। और एक साइकिल, उसके बाद फिर आप उस साइकिल में रिटायरमेंट प्लान करेंगे, यू विल बी 50-55 एंड 60 में, मतलब थिंग गॉन। बट आज की जनरेशन इनके आगे सोचना शुरू करी है। हम्म। That is wonderful. Again, I would like to add one of my very old student. Old matlab, I think I taught him in 2003-4 in Bansal Kota. Agar wo sun raha hoga, I'll definitely share the link of this video with him also. Varun Mittal. He was also he is a very bright mind. IIT Delhi pass out, and currently उसने एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करी है, और डिफरेंट टाइप ऑफ फैंस एंड मशीनरीज विच आर लाइक पावर एफिशिएंट, एंड नेचर को कैसे, एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे होंगे। सो उसे देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये नॉलेज को एक रटे रटाए ढर्रे पर नहीं, कुछ नया इनपुट, एंड ही हैज वन सम एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड्स एंड साइंस अवार्ड्स फॉर डूइंग दिस। सो डेफिनेटली, मतलब तुम सभी को देखकर, जो सब बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में जब काम कर रहे हैं ना, तो हम लोगों को ऐसा लगता है एज अ टीचर कि दिस इज व्हाट सच अ रिवॉर्डिंग, लाइक यू टू वरुण, आप देख लो, या some of our students, one of our girl student is IPS in this UP currently. क्या बात है। उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब अनुकृति नाम है, और अब तो खैर बच्ची बोलना तो गलत बात है, उसकी शादी को 10 साल हो रहे हैं, लेकिन शी इज वर्किंग एज अ वेरी वेरी fierce IPS officer in UP on bringing change to life of women and children. So बहुत भाई अच्छा लगता है। कंट्रीब्यूट करने के बहुत रास्ते हैं। कंट्रीब्यूट करने के बहुत तरीके हैं, अगर आपको जो करना है उस डायरेक्शन में आप लगन से करते हैं और इंटरेस्ट से करते हैं। सो इट वाज लाइक
एक बार फिर से बात करके बहुत ही अच्छा लगा. Very, मुझे भी very बहुत अच्छा लगा nice. Yes, very nice and very inspiring also to our other students as well as me. क्योंकि अब लोग जानना चाहेंगे भी मैं क्यों इंस्पायर हो रही हूँ, मैं तो अब पढ़ने नहीं जा सकती. नहीं, but this thing inspires us कि what a change or what input we can make to society through being like teachers. कि हम अलग अलग बच्चों से जब मिलते हैं तो उनका जो व्यू और इनपुट है दैट कीप्स अस अलाइव एंड यू नो यंग. क्या और क्या वही ऑप्शंस है. टीचर्स और पेरेंट्स के गाइडेंस से ही मतलब चीजें पॉसिबल है, तो मतलब हाँ वही है कि लाइक उनका हम्म. मार्गदर्शन जैसे रहेगा वही बच्चे उसी फील्ड में से आगे बढ़ेंगे वैसे। यस यस, मतलब ये ओपन माइंडेडनेस जो है ये सीखने को मिलती है तुम सबसे, जो हम आगे हमारी और न्यू जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स में इनपुट करेंगे. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि ये पीएचडी तो खैर सक्सेसफुल होगी ही, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है. लेकिन फाइनली यू विल डू समथिंग कि हम कभी ना कभी ये देखें कि भाई इंडियन जो एक नागरिक है उसे नोबेल प्राइज इन बायोलॉजी जो है अनाउंस हुआ है. एंड ऐसा मतलब मौका आए और ये देखकर ही मैं ऊपर जाऊं, उससे पहले नहीं. क्योंकि और तब तक होपफुली तो इतना कमा भी लेगा कि मेरा टिकट जो है आने जाने का दे पाएगा. सो आई थिंक ऐसा दिन जल्दी मतलब ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम बट इट इज वर्थ वेटिंग. मतलब हमें अपनी बेस्ट कोशिश करनी है, फिर देखते हैं जो होता है मतलब। हाँ, फिर क्यों नहीं होगा, हाँ जो भी हो. और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि नोबेल ही एक अवार्ड है जो किसी साइंटिस्ट के इनपुट को गेज करता है. कई ऐसे साइंटिस्ट रहे होंगे जो शायद किसी XYZ रीजन से उस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचे, बट दे हैव डन समथिंग दैट हाँ वी भाई, एज अ ह्यूमैनिटी शुड बी थैंकफुल. आई थिंक हाँ मतलब रिसर्च कंट्रीब्यूशन कभी अवार्ड से मेजर तो नहीं कभी अवार्ड से है। मेजर नहीं हो हाँ सकता. मतलब वही कि उनका मैंने जैसे बताया, आई थिंक द रिसर्च को उससे मेजर करना चाहिए कि आप कितने लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट कर पाए हो पॉजिटिवली, कहाँ तक उसको असर कर पाया है. सो यस, दिस इज जस्ट अ फन वे ऑफ सेइंग कि हाँ भाई नोबल इज अ पैरामीटर, बट in my heart I believe that it is certainly not the, any award is never a parameter of what you have achieved in your life. क्योंकि impact is the biggest thing. वही सबसे बड़ा पैरामीटर हो कि ये जो डिसीजेस के नाम तुमने लिए ये अभी वाकई में बहुत मतलब डरावनी वाली डिसीजेस होती है अगर हम सुने, है ना. एक पार्किंसन इज समथिंग व्हिच इज लाइक वेरी सॉर्ट ऑफ लाइक इट इफेक्ट्स द लाइफ इन अ हाँ वेरी इल वे. पार्किंसन अल्जाइमर सब कुछ मतलब लाइक वही कि पूरा आपका पर्सनालिटी चेंज हो जाता है, आपको मेमोरी लॉस हो जाता है, मतलब बहुत लाइक अभी डे टू काफी। डे लाइफ ही खत्म हो जाती है. हाँ एग्जैक्टली मतलब वही है। तो वही सब में काम करना है आगे के, देखना है कि होपफुली उसमें हम कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट कर पाए वैसे। यस डेफिनेटली यू विल बी हैविंग अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट. हम सबकी गुड विशेस तुम्हारे साथ हैं. थैंक यू। एंड फिर मिलेंगे, फिर कभी दोबारा जब ऐसा ही कुछ मौका लगा दोबारा बात करेंगे. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड thanks again for joining us. And yeah, thank you so much to all of you for listening, and all the best to you in following your own dreams and wherever the path takes you. So thank you. Thank you. Okay, bye bye. Bye.